नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। बेसिकली हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर जो बेसिकली 3 डायमेंशंस होते हैं मोरल डेवलपमेंट के, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, इन तीनों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने बात की थी लेव वाइगोस की सोशियो कल्चरल थ्योरी की, जिसमें कि बेसिकली हमने ये सीखा था कि कैसे बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे, लाइक ZPD, MKO एंड स्केफोल्डिंग। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वाइगोस्की द्वारा दिए गए थे। आज वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। बेसिकली आप सभी इतने बड़े हैं, हम सभी 20, 25, 30s के एज के हैं और हम सभी अच्छे से समझते हैं कि मोरल होने का मतलब क्या होता है ना। हम सभी इतने बड़े हो गए हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी एक्ट हमारा मोरल होता है या इमोरल होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डेफिनेशन की, तो मोरल होने का मतलब क्या है। मोरल होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, अगर आप में क्षमता है ये पता करने की आपके द्वारा किया गया व्यवहार जो है वो सही है या गलत है, तो इसका मतलब आपका नैतिक विकास हो गया है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, किसी ना किसी सिचुएशन में, डायलेमा में हम फंस जाते हैं और वहाँ पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डिसीज़न लेना, है ना। इस केस में कई बार हम हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस भी गलत होते हैं। इसीलिए कभी भी कई बार हम जब पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार वो मोरली सही है या गलत है, तो उसके जनरली दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं समझने के। एक ये कि उसके द्वारा किया गया जो व्यवहार है उसका क्या रिजल्ट निकला, यानी कि एक तो होता है कंसीक्वेंसेस, कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार है उसके क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं। सपोज सर मान के चलिए कि आपके द्वारा किया गया व्यवहार, मतलब मान के चलिए कि आपने कोई व्यक्ति भूखा था, आपने उसको खाना खिला दिया। उस खाना खिलाने उस व्यक्ति का क्या हुआ, उस व्यक्ति का पेट भर गया और आपने देखा कि आपके द्वारा जो व्यवहार किया गया फाइनली उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो कॉन्सिक्वेंसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तय करने में कि आपका व्यवहार कितना मोरल है, कितना इमोरल है। दूसरी तरफ कई बार कंसिक्वेंसेस कुछ और होते हैं लेकिन हमारा जो इंटेंशन होता है वो कुछ और होता है। ठीक है। तो इंटेंशन का भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी कंसिक्वेंसेस बहुत गलत आते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन वो नहीं होता है। मान के चलिए आप छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं और आप उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और इस दौरान बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई। हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हों या आप खुद अपने आप के बारे में ये समझें कि ये मैंने जो किया ये गलत था, लेकिन आपका इंटेंशन जो था वो गलत नहीं था, है ना। तो कभी भी जब आप किसी एक्ट को जज करें कि वो मोरल है या इमोरल है, तो बेसिकली दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज किया जा सकता है, एक इंटेंशन एंड दूसरा कंसिक्वेंसेस। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम मोरल डेवलपमेंट देखिए, वैसे मोरालिटी जब हम पढ़ेंगे ना तो मोरालिटी बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन हम अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड तक खुद को सेंटर रखने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड के अराउंड ही हम चीज़ें पढ़ें, है ना, ज़्यादा वास्ट ना जाए। मोरल डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ ये समझिए कि मोरालिटी का, जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली मोरालिटी क्या होती है। कोई भी मेरा एक्ट वो मोरल है या इमोरल है, ये मैं तो समझ गया, लेकिन आखिर मेरे दिमाग में ये समझ कैसे विकसित हुई कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। देखिए, ये समाज तय करती है। बेसिकली जो सोसाइटी होती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ये तय करने में कि कोई भी एक्ट जो आप करेंगे वो मोरल होगा या इमोरल होगा। सोसाइटी हो गई या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब मिलके तय करते हैं कि आपके द्वारा किया गया व्यवहार वो मोरल होगा या इमोरल होगा। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है, अगर आप कुछ गलत करते हैं, इमोरल करते हैं, तो सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज भी करती है। इसलिए सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये तय करने में कि कोई भी एक्ट मोरल है या इमोरल है। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बात हमें और समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो मोरल एक्ट होते हैं ना, वो हो सकता है कि एक टाइम पर हम हमारे लिए मोरल हो लेकिन वो किसी और के लिए इमोरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि
आप सभी ने देखा भी होगा, जनरली अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की या साउथ इंडिया में अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें जो कज़न मैरिज होती है वो अलाउड होती है ना, कज़िन मैरिज। लेकिन क्या आप हिंदू रिलीजन में आप देखेंगे कभी भी कज़न मैरिज होते हुए? नहीं। तो हो सकता है कि हिंदू धर्म में रहने वाले कुछ व्यक्ति कज़न मैरिज को सही ना समझते हों। उनको लगता है कि भाई ये क्या है, ये तो गलत है कि भाई बहन आपस में कैसे शादी कर सकते हैं। भाई बहन मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, जनरली ये होता है। तो अ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ना, जो बेसिकली हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ें इमोरल लगती हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी में चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या साउथ इंडिया में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ें अलाउड हैं। तो उनके लिए ये एक्ट इमोरल नहीं है, उनके लिए मोरल चीज़ें हैं, वो करते हैं ऐसा। ठीक है, तो आपने देखा सोसाइटी का कैसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो इसलिए इसीलिए मैंने आपको कहा कि सोसाइटी जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये तय करने में कि कोई भी एक्ट मोरल होगा या कोई भी एक्ट इमोरल होगा। चलिए, इसी प्रकार इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पुलिस, मान लीजिए पुलिस या सेना किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देती है, मतलब हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो सीधी सी बात है कोई भी इसको इमोरल ही कहेगा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट है ना, और उसको हमारी पुलिस या सेना अगर उसको मार देती है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये इमोरल है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट हमारे लोगों को मारने आया था और हमारे लोगों को बचाने के लिए जो पुलिस है या आर्मी है, उन्होंने उस टेररिस्ट को मार डाला। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस एक्ट को मोरल कहेंगे, इमोरल कहेंगे? तो टेररिस्ट को मारना ये बिल्कुल भी इमोरल नहीं है, ये तो मोरल है ना, क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों की जान बचा रहे हैं, उस व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है सोचने का, लेकिन इसी तरीके से सिचुएशनल चीज़ें होती हैं। कई बार कंसिक्वेंसेस, इंटेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत मायने रखती हैं ये तय करने में कि किसी व्यक्ति का एक्ट मोरल है या इमोरल है। चलिए, आई होप, मैं समझता हूँ कि मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए ये काफ़ी है। इतना आप समझ गए होंगे कि सोसाइटी तय करती है कि कोई भी एक्ट मोरल है या इमोरल है। और अगर आपको डिफाइन ही करना है कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो अगर किसी व्यक्ति में ये तय करने की क्षमता विकसित हो जाती है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट या व्यवहार वो मोरल था या इमोरल, उसी को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब सही था या गलत था, अगर वो तय कर पाता है तो उसी को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं मोरल डेवलपमेंट के डायमेंशंस की। कि बेसिकली मोरल डेवलपमेंट तो आप समझ गए क्या हो गया, कि कोई भी एक्ट सही है या गलत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये इसमें के ना 3 डायमेंशंस होते हैं बेसिकली। एक होता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, आप पढ़ेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी, मैं आपको करवाऊंगा अभी साइको एनालिटिक। उसमें आप पढ़ेंगे कि साइको एनालिटिक जो थ्योरिस्ट हैं, वो थ्योरी है, उसमें बताते हैं खासकर इसमें जो फ्रॉयड हैं वो बताते हैं कि कैसे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे के मोरल डेवलपमेंट पे। फ्रॉयड ने एक कंसेप्ट दिया था, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हम शायद भटक जाएंगे, हम पढ़ना कुछ और चाहते हैं, पढ़ कुछ और लेंगे, क्योंकि तीनों काफ़ी बड़े कंसेप्ट हैं। इसको आप सेपरेटली मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्विक सीडीपी कंसेप्ट के नाम से एक सीरीज़ है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईड, ईगो, सुपर ईगो पर एक वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए और समझिए ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है। जब फ्रॉयड ने इन तीनों की बात की थी तो उसमें उन्होंने सुपर ईगो को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया था, या बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो सुपर ईगो होता है ना, वो हमारे मोरल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सुपर ईगो कैसा होता है, सुपर ईगो जिस व्यक्ति में होता है, जनरली वो थोड़े साधु संत या आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं और उनमें मोरालिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, समाज के लिए, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो सुपर ईगो की उन्होंने बात की थी। जब वो सुपर ईगो की बात करते हैं तो सुपर ईगो में भी आप पाएंगे ना कि 2 पार्ट होते हैं सुपर ईगो में। सुपर ईगो को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है कंसाइंस और दूसरा होता है ईगो आइडियल। ये 2 शब्द हैं, इसको समझ लीजिए, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। ठीक है, कंसाइंस का मतलब ये होता है कि जब बच्चा ये सोचता है कि मुझे क्या नहीं करना है ना,
फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये ऐसे एक्ट होते हैं जो कि एक लड़का या एक अच्छे लड़का, अच्छा लड़की जो हम कह सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, या हम उन बच्चों को ये चीज़ें समझाते हैं तो उनमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का सुपर ईगो का ऐसा हिस्सा जो ये सोचता है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसाइंस। लेकिन अगर इसी सुपर ईगो का एक हिस्सा ये सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता शिक्षकों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो हो गया ईगो आइडियल, यानी कि एक तरीके से ये नेगेटिव एक्ट जो नहीं करना है, ठीक है, उसको बताता है। ये पॉजिटिव एक्ट जो करना है उसको बताता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब जब कभी मान के चलिए कंसाइंस कि हम जैसे बात की कि जो एक्ट हमें नहीं करना है, और हम अगर कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम झूठ बोल देते हैं, तो इस केस में ऐसे बच्चे में ना गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो चीज़ करना चाहिए और हम नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें माता पिता शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हम नहीं करते, तो इस केस में आप पाएंगे कि ऐसे बच्चों में शेम डेवलप होती है। ये बेसिकली जो हम साइको एनालिटिक के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि इमोशनल डायमेंशंस कैसे हेल्प करता है मोरल डेवलपमेंट में। तो सुपर ईगो का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा आप पाएंगे कि एरिक्सन ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने अभी गिल्ट और शेम की बात की ना, कि कैसे गिल्ट डेवलप होता है और कैसे शेम डेवलप होता है। इसके अलावा एरिक्सन ने एक वर्ड और कहा था, प्राइड, कि कुछ बच्चों में प्राइड भी डेवलप होता है। प्राइड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल डायमेंशन। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि मान के चलिए कि एक बच्चा देखता है कि किसी दुकान में चॉकलेट रखी है और दुकानदार है नहीं दुकान पे। अब बच्चे के अंदर दो विचार उत्पन्न होंगे। एक तो ये होगा कि वो उस चॉकलेट को चुपचाप उठा ले, चुरा ले, क्योंकि दुकानदार तो है नहीं। दूसरा होगा कि वो ऐसा ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे का सुपर ईगो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ गया है ना। अब देखिए, सुपर ईगो उसकी हेल्प करेगा, सुपर ईगो समझाएगा कि ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जो उसकी कंसाइंस है वो उसकी मदद करेगी। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसमें गिल्ट फीलिंग होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है ना तो उसमें प्राइड डेवलप होगा। ये इरिक्सन ने कहा था प्राइड वाली बात, ठीक है, कि प्राइड डेवलप होगा। प्राइड कैसे डेवलप होगा? बच्चे में प्राइड ये डेवलप, बच्चा ये सोचेगा कि दुकानदार नहीं था, मेरे सामने चॉकलेट रखी थी, मैं चाहता तो उसको उठा लेता, लेकिन मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया कि मैंने चोरी नहीं की। अब बच्चे में एक तरीके से ये प्राइड वाली फीलिंग आएगी कि उसने ये चोरी नहीं की, वो खुद को अप्रिशिएट करेगा मन ही मन। तो इस तरीके से इरेक्सन ने इमोशनल डायमेंशन में प्राइड की कंसेप्ट को भी समझाया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की। दिस इज़ द बिहेवियरल डायमेंशंस। बिहेवियरल डायमेंशंस इन द सेंस की व्यवहार, ठीक है, व्यवहार पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बेसिकली इसमें स्किनर और बंडूरा जैसे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है ना वो बिहेवियर पे ज़्यादा मैटर करता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है सामने वाले को, है ना, कि भाई कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं, और तब वो तय करता है अपने मोरल एक्ट को कि उसको भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने समझाया था कि जब बच्चा ये देखता है ना कि किसी व्यक्ति को गलत काम किए जाने पर दंड मिलता है और सही कार्य किए जाने पर पुरस्कार मिलता है, तो बच्चा इस चीज़ को देख रहा है। ठीक है, जब वो देखता है कि हाँ भाई अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है और अवार्ड मिल रहा है, तो सोचता है कि मुझे भी अच्छा करना है, ठीक है, मुझे भी वो अवार्ड लेना है। तो इस तरीके से बच्चा सामने वाले को ऑब्जर्व करके ये सारी चीज़ें सीख रहा है। अब होता क्या है कि स्किनर ने एक बात और कही थी कि आप कई बार पुरस्कार बच्चे की हेल्प तो करती है मोरल डेवलपमेंट में, लेकिन जब हम पनिश करते हैं ना तो पनिशमेंट यानी कि दंड कई बार बच्चे की के लिए मोरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उन्होंने इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि बच्चा जब देखता है, बच्चा अपने पिताजी के साथ मान के चलो कि दुकान में जाता है कुछ सामान खरीदने, उसके पिता सामान खरीदते हैं, इतने में वो बच्चा चॉकलेट चोरी कर लेता है। अब दुकानदार ने शिकायत की कि आपके बच्चे ने चॉकलेट की चोरी कर ली है। तो ऐसे में वो पिता उस बच्चे को डांटेंगे,
है ना। और अगर वो सबके सामने डांटते हैं तो बच्चे में खुद को लेकर एक फीलिंग डेवलप होती है, वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, स्किनर ने इसी बात को समझाया था कि अब बच्चा हो सकता है ये सोच ले कि मुझे चोरी नहीं करनी है, लेकिन कब, जब उसके पिता उसके साथ हो। ठीक है, ऐसा बच्चा सीख सकता है। बच्चे में जब बच्चे को डांट पड़ती है अपने पिता से तो वो ये सोचता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ अपने पिता के सामने। हो सकता है जब उसके पिता ना हो, माता पिता ना हो, तब वो फिर से चोरी करने लग जाए। तो ये एक स्किनर ने बताया था कि पनिशमेंट देने से ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके बजाय उन्होंने कहा था कि बच्चे को आप कहानी के थ्रू, है ना, या जब बच्चा अपने आसपास देखेगा ना एग्जाम्पल्स कि भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड दिया जा रहा है, गलत काम करने पे पनिशमेंट दी जा रही है, तो बच्चा ऑटोमेटिक ये चीज़ें सीख जाएगा। इसी प्रकार से बंडूरा ने भी कहा था कि हम बच्चा चीज़ें, व्यवहार, दूसरों का व्यवहार ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, आप सिर्फ बच्चे को कह देंगे ना कि भाई चोरी नहीं करनी है, तो उससे बच्चा नहीं सीखेगा कि चोरी नहीं करनी है। बल्कि आप बच्चों को कहानियाँ जब सुनाते हैं ना, तरह तरह की, इस तरह की कहानियाँ जिसमें कि कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसको सज़ा मिलती है, और जो व्यक्ति चोरी नहीं करता उसको उसको लास्ट में अप्रिशिएट किया जाता है, तो बच्चा इन कहानियों से सीखता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को ऐसी कहानी सुना रहा है कि एक व्यक्ति ने चोरी की और पकड़ा नहीं गया लास्ट में, ठीक है, या फिल्म में उसने कुछ ऐसा सीन देख लिया कि भाई चोरी की और पकड़ा भी नहीं गया, तो ऐसे बच्चे में फिर वो गलत फीलिंग डेवलप हो जाती है कि भाई चोरी करने पे हम पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पे बिहेवियर देखता है सामने वाले पर्सन का, उसके अंदर अगर उसमें हमें चाहिए कि हम उसका अच्छे से मोरल डेवलपमेंट करें, तो बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, उसके गलत एक्ट को डीमोरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी तरीके से समझाएं, कहानियों के माध्यम से समझाएं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, कैसे भी समझाएं, लेकिन बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि चोरी एक गलत कार्य है और हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को अगर कहानी के थ्रू समझाते हैं या बच्चा जब देखता है अपने आसपास, तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, दैट इज़ द कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव डायमेंशन की बात करें तो इसमें बेसिकली पियाजे आते हैं। पियाजे सबसे ज़्यादा इसमें बताते हैं, क्योंकि बेसिकली पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी सम उसका उसकी उसकी जो समझ है, कॉग्निटिव लेवल है, वो बढ़ती जाती है। और यही कॉग्निटिव जो है उसकी एक सोशल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने आसपास के लोगों से मिलता है, इंटरेक्शन करता है, तो धीरे धीरे उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बढ़ती जाती है। बेसिकली पियाजे ने ये सारी बातें कही थी, और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जो बच्चा होता है उसका मोरल डेवलपमेंट भी बढ़ता जाता है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि सोशल एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिस बच्चे का कॉग्निटिव लेवल हाई होता है ना, ऐसे बच्चों का मोरल डेवलपमेंट भी हाई होता है। ये पियाजे का कहना था। ठीक है, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट की, तो इसमें पियाजे, कोहलबर्ग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि कॉग्निटिव डायमेंशन को सपोर्ट किया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव डायमेंशन। चलिए अब हम ना मेन थ्योरी पे बढ़ते हैं, जो कि पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हालांकि इनकी थ्योरी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 2 स्टेजेस ही इन्होंने बताए थे। इस दो ही स्टेजेस में उन्होंने अपनी थ्योरी को ख़त्म कर दिया था। बेसिकली उन्होंने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1932 में इन्होंने इस बुक पब्लिश की थी, और उसके माध्यम से उन्होंने समझाया था कि कैसे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी, मोरल डेवलपमेंट होता है। आप 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि पियाजे ने जब मोरल डेवलपमेंट की बात की थी ना चाइल्ड की, तो उसमें उन्होंने चाइल्ड को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बताया था, कि बच्चा एक्टिवली सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेट करता है, उनके साथ मिलता जुलता है। ठीक है, तो एक तो एक्टिव पार्टिसिपेंट माना गया था, दूसरा उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि बच्चे की सोसाइटी की तरीके से इन्वायरमेंट ही है, कि कैसे वो अपने सोसाइटी के साथ और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जीन पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बेसिकली उन्होंने जब थ्योरी दी थी तो उन्होंने सिर्फ 2 ही स्टेजेस बताए थे। स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी। देखिए आगे हम ना और भी थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइक अभी हम अगली वीडियो में हम जो नेक्स्ट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये इनकी पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग की।
तो आप पाएंगे जनरली कि उन्होंने भी जो स्टेजेस बताए हैं ना वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से 2 साल बेसिकली जो हम कहते हैं ना सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे की भाषा में, या इनफेंसी स्टेज भी हम कह देते हैं उसको। तो बेसिकली आप पाएंगे ना इस स्टेज में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में क्या ही समझेगा कि भाई सोसाइटी के नियम कानून क्या है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, या बड़े उसको समझा भी रहे हैं तो कहाँ इतना समझेगा। तो इसलिए आप पाएंगे कि शुरुआत के जो 2-3 साल होते हैं उसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार पियाजे ने भी जब अपनी थ्योरी दी थी, तो जो उनका पहला स्टेज ना, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, उसको उन्होंने 2 से 8 वर्ष के बीच का कहा है कि 2 से जो 8 वर्ष की अवस्था होती है ना, ये हेट्रोनोमस मोरालिटी होती है। हेट्रोनोमस मोरालिटी होने का मतलब ये होता है कि बच्चे जनरली समाज द्वारा स्थापित नियमों को, जो भी नियम हैं उसको सीरियसली फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि जो ये बनाए गए हैं हमारे घर के जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा जो बातें हमें बताई गई हैं, जो नियम कानून हमें मानने को कहे गए हैं, उसे हमें मानना ही चाहिए, हर हालत में मानना चाहिए। इसीलिए कई लोग इसको स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म भी कहते हैं कि भाई ये बेसिकली इसी में बच्चे में मोरल डेवलप होता है। मोरल रियलिज्म की बात इस स्टेज में की गई है कि भाई मोरल रियलिज्म है ये। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर मानते हैं कि भाई जो हमें कहा गया है वो करना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है हमारे ऊपर, ये एक्सटर्नल अथॉरिटी कुछ भी कोई भी हो सकती है, हमारे माता पिता या भगवान। ऐसा बच्चे मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई नियम कानून बनाए गए हैं और हम उसको नहीं मानते हैं तो उसकी सज़ा हमें दी जाती है। वो सज़ा हमारे माता पिता भी कई बार देते हैं या कई बार भगवान भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाएंगे कि इस स्टेज में मान के चलिए कि बच्चे ने कुछ मतलब गलत कर दिया। मान के चलिए बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चुरा ली और उसके कुछ समय बाद वो सीढ़ियों से उतर रहा था और गिर गया। तो ऐसा बच्चा हो सकता है कि ये सोचे कि मैं इसलिए गिर गया क्योंकि मैंने पेंसिल चुराई थी और भगवान ने मुझे सज़ा दी है। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा क्या समझ रहा है कि एक एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है जो कि हमें हमारे मोरल एक्ट को देख रही है, जज कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें पनिश भी किया जाता है या अवार्ड भी दिया जाता है। ये इस तरह की थिंकिंग बच्चों में होती है, हेट्रोनोमस मोरालिटी। बच्चे सोचते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको बदला नहीं जा सकता किसी भी हालत में, हम सबको वो नियम कानून मानने ही पड़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 9 साल के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी का मतलब ये है कि बच्चा अब खुद को ना स्वतंत्र महसूस करता है। स्वतंत्र क्यों महसूस करता है? बच्चे को लगता है कि जो ये नियम कानून बनाए गए हैं ना, ये स्थायी नहीं है, इनको बदला जा सकता है। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार इन नियम कानून में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और अगर हम कुछ गलत कर भी देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें सज़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो जो हमारे साथ गलत हुआ है वो हमारे उस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि शायद उस सिचुएशन में कुछ गलती होगी। फॉर एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चे ने पेंसिल चुराई और वो सीढ़ियों से उतर के गिर गया, तो बच्चा अब ये थोड़ी कहेगा कि भगवान ने मुझे सजा दी कि मैंने पेंसिल चुराई। वो कहेगा भाई मैं सीढ़ियों से इसलिए गिर गया क्योंकि मैं ध्यान से नहीं चल रहा था, देख के नहीं चल रहा था। तो बेसिकली इसमें ऑटोनोमस मोरालिटी में यही बात होती है। इस स्टेज में बच्चे में कुछ रैशनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल कंसाइंस, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जिसके बाद बच्चा सोचता है कि नियम कानून को बदला जा सकता है, ये स्थायी नहीं होते हैं। तो बेसिकली आपने समझा कि स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी क्या होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें ना, तो इसमें आप पाएंगे हेट्रोनोमस मोरालिटी में कि बच्चा ये सोचता है कि जो भी नियम कानून हैं वो सभी समय, सभी जगहों पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन ऑटोनोमस मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो बच्चा ये सोचता है कि नहीं, इन नियमों को हमेशा मानना जरूरी नहीं है, इनके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई ये क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो हेट्रोनोमस मोरालिटी में बच्चे होते हैं अक्सर वो ये सोचते हैं कि एक बार अगर कोई नियम बन गया तो उस नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि ऑटोनोमस मोरालिटी के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अगर नियम बना है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी तरफ वहीं हेट्रोनोमस मोरालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि अगर उनके द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा है तो ईश्वर उन पर कोई विपत्ति थोप देगा। ठीक है, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, कलम चुरा ली और सीढ़ियों से गिर गया, तो उसने सोचा कि भाई भगवान ने किया। लेकिन ऑटोनोमस मोरालिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा समझता है कि मैं सीढ़ियों से इसलिए गिरा हूँ क्योंकि मैं देख के नहीं चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली आप पाएंगे कि हेट्रोनोमस मोरालिटी में बच्चे
फोकस करते हैं कि किसी भी बिहेवियर का, एक्ट का कंसिक्वेंस क्या आ रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोनोमस मोरालिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो इंटेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका इंटेंशन क्या था। तो इस बेसिस पर ही मोरालिटी का जजमेंट वो करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन दोनों में बेसिक अंतर, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी एंड स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।